निगाहें बादा गूं यूं तो तेरी बातों का क्या कहना, तेरी हर बात लेकिन एहतियातन छान लेते हैं। फिराक अक्सर बदलकर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 2014 में भाजपा का एक चुनावी नारा काफी चर्चित हुआ था, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब 4.5 साल बाद यह नारा हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। फर्क यही है कि घर घर मोदी जनता की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मनमानी से पहुंचने वाले हैं। खैर, तो इस सप्ताह आईने की नजर से देखेंगे कि अब कंप्यूटर मोबाइल करो खाली, सरकार है नजर रखने वाली। दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर लगातार घिरती मोदी सरकार को कैसे घेर रही है कांग्रेस, और उसने कैसे साबित कर दिखाया है कि किसानों की जय कांग्रेस की जय, और जयकारों के बीच बजरंगबली की जय पर भी होगी बात। तो सबसे पहले बात घर घर मोदी की। जी हां, मोदी सरकार ने 10 जांच एजेंसियों को यह हक दिया है कि वे कोई भी कंप्यूटर इंटरसेप्ट कर सकती है। यानी अब आप चाहें न चाहें, लेकिन आपके कंप्यूटर, आपके स्मार्टफोन, इन सब पर जो भी जानकारी है, जो भी आपकी निजी बातें हैं, सरकार उन्हें खंगाल सकती है। आइए इस आदेश को विस्तार से समझें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2018 को एक आदेश जारी किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के सेक्शन 69 के उपखंड 1 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009 के नियम 4 की शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित सुरक्षा और खुफिया एजेंसी किसी भी कंप्यूटर में जमा या उसके जरिए भेजी गई सामग्री या पैदा की गई सूचना को इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी निगरानी रख सकती है। उसके डेटा को एनक्रिप्ट यानी उसे खोल सकती है। इसके लिए 10 एजेंसियां अधिकृत की जाती हैं, जिनके नाम हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कैबिनेट सचिव रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि अब देश में नागरिकों की निजता पहले जैसी नहीं रही। कहने को यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किया गया है, लेकिन इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने मोदी सरकार अपने विरोधियों पर और करीब से नजर नहीं रखेगी या इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगी। सरकार के इस फैसले ने विपक्ष को एक बार फिर एकजुट कर दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, वामदल, आप सभी इस कदम से हैरान हैं, नाराज हैं। आइए देखते हैं इस आदेश पर किसने क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि ये नागरिक स्वतंत्रता और लोगों की निजी आज़ादी पर सीधा हमला है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को इनसिक्योर तानाशाह कहते हुए ट्वीट किया, मोदी जी, भारत को पुलिस राज में बदलने से आपकी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। उन्होंने कहा, इससे 1 अरब से अधिक भारतीय नागरिकों के सामने सिर्फ यही साबित होने वाला है कि आप किस तरह के डरे हुए तानाशाह हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट कर कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बड़ा उल्लंघन है। आदेश में लिखा है कि कोई भी सूचना को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसमें फेसबुक प्रोफाइल और व्हाट्सएप मैसेजेस जैसी चीजें भी शामिल होंगी। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का ट्वीट है, प्रत्येक भारतीय के साथ अपराधी की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये आदेश असंवैधानिक है। ये सरकार द्वारा पारित किया गया है, जो प्रत्येक भारतीय पर निगरानी रखना चाहती है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत में मई 2014 से अघोषित आपातकाल है। अब अपने आखिरी कुछ महीनों में मोदी सरकार नागरिकों के कंप्यूटरों पर नियंत्रण की कोशिश कर सारी सीमाओं को लांघ रही है। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों पर इस तरह के आघात को बर्दाश्त किया जा सकता है? तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे खतरनाक बताते हुए मुद्दे पर जनता की राय मांगी है, जबकि एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को लोगों की निगरानी के आदेश दिए हैं। अब मुझे समझ में आया कि घर घर मोदी का मतलब लोगों के कंप्यूटर पर निगरानी रखना होता है। इन तमाम प्रतिक्रियाओं से ये जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार की ये जासूसी किसी के गले नहीं उतर रही है। आखिर देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, जहां विपक्ष को खत्म करने की कोशिशें हुई, जनता की आवाज को दबाने की कोशिशें हुई, मीडिया को पूरी तरह अपने प्रभाव में लेने की साजिशें हुई, और इन सब के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की हर एक बात, हर एक काम पर नजर रखने की तैयारी है। निजता में इस तरह की दखलंदाजी पर दुनिया में कई जगह गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। फेसबुक जैसी कंपनी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी, लेकिन भारत में उल्टी गंगा बहाई जा रही है। क्या ये सब आने वाले आम चुनावों के कारण किया जा रहा है?
क्योंकि अभी विधानसभा चुनावों में भाजपा को जो झटका लगा है, उसके बाद उसे दोबारा सत्ता में आना आसान नहीं लग रहा है और शायद इसीलिए सुरक्षा की आड़ में अपने विरोधियों पर नजर रखने की तैयारी वो कर रही है। वैसे इन चुनावों में भाजपा की हार की भूमिका किसानों ने लिखी थी, जो लगातार वादा खिलाफी से जख्मी हो रहे थे और उस पर कांग्रेस ने कर्ज माफी का मलहम लगाया। हालांकि अब इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी किस कीमत पर हो रही है। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने किसानों के लिए कर्ज माफी का फैसला ले लिया और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। ये कर्ज माफी लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन अब कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कर्ज माफी की रकम का इंतजाम कहां से होगा और इसका बोझ कौन उठाएगा। भाजपा को पहले लगा था कि कांग्रेस 10 दिनों में कर्ज माफी का फैसला नहीं ले पाएगी, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो उसके तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 31 मार्च 2018 तक का टाइम बैरियर लगाकर, छन्नी लगाकर आधी अधूरी कर्ज माफी की घोषणा मेरे प्रदेश के किसान भाइयों बहनों के साथ घोर अन्याय है। कांग्रेस को ऐसे छलावे से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये वह ठीक से जान ले कि मैं सोया नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ और मेरी पैनी नजरें उन पर ही हैं। विपक्ष को सरकार के फैसले पर पैनी नजर रखनी ही चाहिए, तभी मनमानी पर लगाम लगती है। वैसे अभी नजर डालते हैं कांग्रेस के इन 3 राज्यों पर जहां सरकारी खजाना भाजपा शासन में खस्ता हाल हो चुका है और अब पूछा जा रहा है कि कर्ज माफी के लिए रकम का इंतजाम कहां से होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया है, जिसमें 62,100 करोड़ रुपए की रकम लगेगी। कहा जा रहा है कि इसका असर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी से लगभग 34,000 किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार पर इससे 35,000 करोड़ से लेकर 38,000 करोड़ के बीच अतिरिक्त भार पड़ेगा। राज्य का 2018-19 के लिए कुल बजट 1,86,685 करोड़ रुपए है, जबकि इस वित्तीय वर्ष राज्य की अनुमानित जीडीपी 8,26,106 करोड़ रुपए होगी और 2,17,265 करोड़ रुपए बकाया देनदारियां हैं। इसके बाद कर्ज माफी से राज्य को लगभग 35,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ 2018-19 के दौरान कुल बजट 83,179 करोड़ रुपए है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य की जीडीपी अनुमानित 3,25,644 करोड़ रुपए है। राज्य पर 58,811 करोड़ रुपए की देनदारियां पहले से हैं और इस पर कर्ज माफी के कारण 6,100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं राजस्थान में 2018-19 के लिए कुल बजट 2,12,000 करोड़ रुपए है और इस दौरान अनुमानित जीडीपी 8,40,263 करोड़ रुपए रहेगी। मौजूदा समय में राज्य पर 2,77,287 करोड़ रुपए का कर्ज है। अशोक गहलोत सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने वाला वादा किया है। इससे राज्य पर 18,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। तो इन आंकड़ों से जाहिर है कि इन तीनों ही राज्यों में आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस कारण किसानों पर बढ़ते कर्ज के संकट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तीनों राज्यों की कांग्रेस सरकारें अगर प्रचार अध्ययन के नाम पर होने वाली विदेश यात्राओं और सौंदर्यीकरण के जैसे कामों पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकें तो इससे राजकोष पर अधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और किसानों को भी एक मुश्त राहत मिल पाएगी। गरीब किसानों ने अगर कांग्रेस को इस वक्त अपना संकट मोचक माना है तो कांग्रेस को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। वैसे संकट मोचक कहे जाने वाले भगवान यानी हनुमान के सामने राजनीति ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पवन पुत्र हनुमान की जाति का राग छेड़ा था, जो अब सप्तम सुर में जा पहुंचा है। योगी के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा कि हनुमान दलित नहीं बल्कि आदिवासी थे। आदिवासियों के बीच हनुमान एक गोत्र था और इसीलिए वो दलित नहीं थे। जबकि मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि भगवान राम और हनुमान जी के युग में इस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई दलित, वंचित और शोषित नहीं था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, हनुमान जी आर्य थे। यूपी के बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि भगवान हनुमान मनुवादी लोगों के गुलाम थे, जबकि मुस्लिम एमएलसी बुक्कल नवाब हनुमान को मुसलमान बता चुके हैं और इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ के धार्मिक कार्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने हनुमान को जाट बताया है।
तो राम तेरे कितने नाम, ये तो अक्सर कहा जाता है। इसका मतलब सभी धर्मों में एकता बताना होता है, लेकिन राजनीति तो फूट डालो और राज करो के खेल पर ही फलती फूलती है। लिहाजा इंसानों के बाद अब भगवानों को भी जाति और धर्म में बांटा जा रहा है। एक हनुमान पर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो शायर ने सही ही कहा है कि मेरी पहचान बताने का सवाल आया जब, मेरी पहचान बताने का सवाल आया जब, आईनों ने भी हकीकत से मुकरना चाहा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।